डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आर एस के क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित विभिन्न मुद्दे और कानून व्यवस्था पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी, इसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हुए आज हम 18 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट में हुआ पेपर जो 2024 में हुआ था, उसके क्वेश्चनों को लेकर आए हैं और आज आपसे बात करेंगे कि इन क्वेश्चनों को फिर कैसे समझा जाए और इनको एनालिसिस करके किस तरीके से इनको निकाला जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़े से मानसिक अभिरुचि पर आधारित होते हैं और इनको करना थोड़ा आसान होता है। और ये आपको करीब करीब 7 से 8 जो भी क्वेश्चन आते हैं इनमें आपको पूरे मार्क्स दिलाने में सहायता साबित करेंगे। आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि यदि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। तो मामला है किसका? मामला है बालिग बेटी का मामला है और वह किसी के साथ चली जाती है। व्यथित पिता है कोई, तो व्यथित पिता किसी पुलिस अधिकारी से जो है अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कहता है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यही जानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि कोई जो महिला है वह 18 वर्ष से आयु में ऊपर है और यदि कोई पुरुष है तो 21 वर्ष से आयु में ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में वह बालिग कहलाएंगे और बालिग अपनी मर्जी का विवाह कर सकते हैं, यानी कि उनको जीवन जीने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तो जीवन जीने के अधिकार को है, लेकिन आइए ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है कि निपटान निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजना चाहिए। नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में नहीं कहा गया है, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार कार्य करना है। तो सुप्रीम ग्राम सभा के हम पास वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि मामला हमारे थाने के पास आया है। नहीं ऐसा कहा गया है कि ग्राम सभा का कोई मामला था। तो दूसरा कहता है कि भाई ऐसा है, पहला तो आपका गलत ही हो गया। और दूसरा कहता है कि यदि सहमत हो तो आपराधिक आरोपों के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि यदि सहमत हो तो, यदि यानी कि पिता सहमत हो और जो भी अगर उनको लाया जाता है सामने, या किसी पुरुष को या महिला या बेटी को लाया जाता है सामने, तो बिना आरोपों या आपराधिक आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए उन पर, क्योंकि मामला 23 वर्षीय बेटी है, पुरुष मित्र के साथ चली गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि वह बालिग नहीं हो, अपनी मर्जी से गई हो सकती है, जा गई हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में बिना सुलह समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ही आदेश आया था। तीसरी बात क्या है? क्वेश्चन बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए। फुसलाने का आरोप, क्योंकि बालिग बेटी है, हो सकता है कि साथ में गई हो और अपनी मर्जी से गई हो, तो यह मामला मर्जी का बनता है, इसलिए फुसलाने के आरोप को निराधार रूप से गलत है इसमें फुसलाने के आरोप, और ऑप्शन नंबर सी भी इसका गलत है। अपहरण का मामला, मामला सब केवल उसकी बेटी के ऊपर निर्भर करता है कि मामला क्या है। इस पिता की बेटी के ऊपर निर्भर करता है कि अपनी सहमति से तो नहीं गई है। तो सहमति, सुप्रीम कोर्ट ने इसको जीवन जीने का अधिकार के रूप में देखा है, क्योंकि सहमति जो है, क्योंकि ये बालिग है और क्योंकि इसकी एज 23 वर्षीय है, उसने स्पष्ट रूप से कह रखा है। इसलिए पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, आप उसका जवाब क्या दे रहे हैं, गलत है आपका क्यों हो जाता है, तो आप इसकी समीक्षा कीजिए कि आखिर क्यों गलत हो रहा है। लेकिन जो भी मुद्दे हैं वो हमारे समाज में प्रचलित मुद्दे होते हैं, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, अंतर्विवाहों से संबंधित हो, महिला सुरक्षा से संबंधित हो, साइबर क्राइम से संबंधित हो, आर्थिक फ्रॉडों से संबंधित हो। पुलिस क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, ये आपको देखना पड़ेगा, और इसको आप अच्छी तरीके से न्यूज़पेपर से देख सकते हो। और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने का समय तो आप एक जो है प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप 8 क्वेश्चन है तो 8 के 8 क्वेश्चन भी पूरे कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर है 131। 131 क्या कहता है भाई
131 कहता है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। क्या कहना चाह रहा है कि भाई एक आपको कट्टरपंथी संगठन है कोई, उसको संगठन से कोई जोड़ा है तो उसको बार-बार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको हम कहते हैं कि अंतर्धार्मिक, यानी किसी जो है अलग-अलग विभिन्न-विभिन्न जो है धर्मों के जो युवक-युवतियाँ जब विवाह कर लेते हैं तो हम इसको अंतर्धार्मिक जोड़ों के नाम से भी जानते हैं। यही टर्म इसमें समझने के लिए कि अंतर्धार्मिक जोड़ों के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। लेकिन मामला संगीन है। मामला जो है हमारे जो है किससे जुड़ा है? हमारे समाज से जुड़ा है। इसीलिए अंतर्धार्मिक जोड़ों को भी सुरक्षा प्रदान की जाती है हमारे देश में। तो हमारे देश में क्योंकि जीवन जीने का अधिकार है, विवाह करने का अधिकार है, साथ रहने का अधिकार है और जो है तो ऑप्शन इसके आप देखिए कि क्या कहना चाहता है। तो ऑप्शन क्या है? प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेज देना चाहिए। प्रक्रियाओं के अनुसार उनको जो है अधिकारियों के पास भेज देना चाहिए। तो प्रक्रियाओं के अनुसार खुफिया, लेकिन आपका मामला है, आप प्रक्रिया करेंगे, प्रोसेस करेंगे, हो सकता है उनको दुःख पहुँच जाए। तो यह कि जो है ऑप्शन बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि क्या कह रहा है? प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेज देना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप प्रक्रिया करेंगे, आपको मान लें कि दूसरा दिन लग गया, तीसरा दिन लग गया, आप एज ए अधिकारी हैं, उस जोड़े को कोई नुकसान हो गया, क्योंकि अंतर धार्मिक मामला है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत कार्रवाई करेंगे। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है कि जोड़े को सार्वजनिक बातचीत संपर्क से बचाने की सलाह देनी चाहिए। मतलब जो जोड़ा है वह सार्वजनिक रूप से बातचीत नहीं करे, आप ऐसी सलाह देंगे? नहीं। क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि किसी को बोलने तक की आज़ादी नहीं होगी यदि किसी ने अंतरधार्मिक जोड़े कोई अंतरधार्मिक जोड़ा है तो? नहीं, ऑप्शन बी नंबर भी क्या गलत है कि बचने की सलाह देनी चाहिए। यहाँ पर बचने के लिए सलाह देनी चाहिए, एक्सट्रीम वर्ड सा लगता है। तो एक्सट्रीम वर्ड का मतलब ये है कि कहीं न कहीं इसमें कुछ कमी है इस स्टेटमेंट में और इसको आप हटा सकते हो। उनको स्वैच्छिक भौतिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए। क्या आप देंगे उनको? क्या उनको उस समाज में रहने का अधिकार नहीं है? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, तो आप उनको कोई स्वैच्छिक भौतिक अलगाव का सुझाव नहीं दे सकते। और क्योंकि कह रहा है शारीरिक अलगाव, यानी कि जुदा-जुदा रह सकते हैं, अलग-अलग रह सकते हैं। नहीं, ये ऑप्शन भी सही नहीं बैठ रहा है कि आप इनको कोई सलाह नहीं दे सकते। आप क्या करेंगे? ऐसे जो भी जोड़े होंगे उनको तुरंत जो है सुरक्षा मुहैया कराएँगे और सुरक्षित आवागमन प्रदान करेंगे। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद केस को आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कई केस पहुँचे हैं, उनको आप देख सकते हैं। और विशेष रूप से इलाहाबाद केस बहुत प्रसिद्ध है इस मामले में, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और केस जो 131 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी। आइए बात करते हैं ज़रा कि क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ वेतन के विवाद को लेकर जो है आपको प्रबंधन के साथ वेतन के विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिकों के द्वारा श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाओं को बंद करने की धमकी दी है। आप एक पुलिस अधिकारी, दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाओं को बंद करने की धमकी दी है। तो मामला श्रमिक संघों का है, मामला हड़ताल का है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र आपका है, आप औद्योगिक क्षेत्र में तैनात हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? अवैध हड़ताल, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना और शुल्क लगाएंगे। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना या शुल्क लगाएं। ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड हैं। शुल्क लगाना चाहिए, ये गलत होगा बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है कि हड़ताल अवैध है या वैध है, किसी भी श्रमिक को वेतन की मांग करने का पूर्ण अधिकार है यदि वे अपने मैनेजमेंट से वेतन मांगता है तो। दूसरा क्या कहता है? पणधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। पणधारकों को, तो पणधारकों को हम स्टेक होल्डर कहते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब ये है कि जो श्रमिक संघ हैं, श्रमिक संघों के कुछ लोगों को बुला लिया जाएगा,
प्रबंधन के साथ मीटिंग करवाई जाएगी कि भाई बातचीत के माध्यम से जो वेतन का विवाद है ना उसको आप सुलझा लीजिए और आवश्यक सेवाओं को बंद मत कीजिए, जिससे क्या होगा, हानि होगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। आइए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करने के प्रयास को बलपूर्वक रोकना चाहिए। बलपूर्वक रोकना चाहिए, तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड है, बलपूर्वक रोकना चाहिए। ये बलपूर्वक रोकना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, क्या बलपूर्वक रोकेंगे आप? श्रमिक हमारे हैं, वेतन की मांग कर रहे हैं, अगर वह शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं तो, लेकिन उत्तेजित हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ जो है गलत कर दिया है, मांग कर रहे हैं, तो बलपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भी इसका क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्या है भाई, तो नेक्स्ट है आपका कि व्यवधान की धमकियों के लिए यूनियन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। तो व्यवधान की जो धमकियों के लिए यूनियन नेताओं को तुरंत, ऐसा नहीं है, उन्होंने केवल आवश्यक सेवाओं को बंद करने की धमकी दी है, आवश्यक सेवाओं को बंद नहीं किया है। जब तक कोई चीज़ भी हमारे भारत में हो नहीं जाती है तब तक एक्शन नहीं लिया जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा, गलत होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है और इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो क्वेश्चन की जो थिंक है उसको कैसे पकड़ा जाएगा। हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि सर कि आप आसानी से इनको बता पा रहे हैं, पेपर में हमसे तो नहीं होता, पढ़ नहीं पाते। तो आपको रीडिंग अभ्यास करना पड़ेगा, आपको जो है रीडिंग का अभ्यास करना पड़ेगा। और यदि आप रीडिंग का अभ्यास बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको इन क्वेश्चनों को हल करने में आसानी होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है। आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। यानी कि रिश्वत का आपको इसमें पेशकश की जा रही है। और मामला कैसा है, कॉरपोरेट का मामला है, यानी उद्योगपतियों का मामला है। कॉरपोरेट के यानी कि कॉरपोरेट यानी व्यवसायों में धोखाधड़ी की जा रही है और आपसे आपको रिश्वत की पेशकश की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो पहला क्या कहता है, मामले को बंद घोषित कर देंगे, गुप्त रूप से निपटारे को स्वीकार लेंगे। यानी कि मतलब गुप्त रूप से मामला चलने देंगे, रिश्वत विश्वत स्वीकार स्वीकार कर लेना, जिससे क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। क्या कह रहा है कि गुप्त रूप से मामले को जो है निपटा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, पूरी तरीके से गलत। धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि भाई हमारा कर्तव्य यही बनता है एक पुलिस अधिकारी के रूप में कि हम इस धोखाधड़ी की जांच करें, क्योंकि यदि उद्योगपति ही करप्ट होने लगे और उद्योगपति ही लोगों का धन मारने लगे तो देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए कॉरपोरेट धोखाधड़ी के मामले हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। आप इसके अलावा कई मामले देख सकते हैं, जैसे जो है मेहुल चौकसी का मामला था। इसके अलावा जो है जो किंगफिशर का मालिक इसका नाम था, जो भी नाम रहा उसका, कुल मिला के बात यह है कि कॉरपोरेट के जो धोखाधड़ी के मामले हमारे देश में देखे गए हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, किसी अन्य गवाह या रिकॉर्ड को आगे की जांच के लिए टालना चाहिए। ऑप्शन तो सी तो सीधा ही गलत है भाई, किसी भी अन्य गवाह या रिकॉर्ड की आगे और जांच को टालना चाहिए। आगे क्यों जांच को टालेंगे, धोखाधड़ी का मामला है ना, आप तुरंत रजिस्टर करेंगे, आगे जांच को नहीं टालेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कानूनी जांच के तहत दोषी ठहराए जाने वाले सबूतों को आंशिक रूप से हटाना चाहिए। नहीं, आप दोषी कोई व्यक्ति ठहरा दिया गया है तो उसके सबूतों को आप नहीं हटा सकते एज ए अधिकारी, क्योंकि आपको सबूतों का सबूत चाहिए, तो आप कोर्ट में उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, गलत है। तो हमने देखा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन को यह बना रहा है और किस तरीके से जो है क्वेश्चन को हल करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही एक्सट्रीम वर्ड तुरंत हटाइए। एक्सट्रीम वर्ड क्या है, जैसे हटाना चाहिए, टालना चाहिए, निप स्वीकार रिश्वत के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे कहीं ना कहीं में एक्सट्रीम वर्ड हैं जिनको पहचानना होगा। यदि आप इन वर्डों को पहचान लेते हैं तो आसानी से आपका काम बन जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 134 क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं।
आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और आपको अपने क्षेत्र में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको जो है एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि अनआइडेंटिफाई जो है मर्डर्स हो रहे हैं और उनकी एक सीरीज है आपके चित्र में, यानी कि पता ही नहीं चल रहा है कि अज्ञात हत्याएं हो रही हैं इनको कौन कर रहा है, इनके बारे में आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई? तो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाई जो है पहला ऑप्शन कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बहुत अच्छा है, लेकिन इसको अभी थोड़ा छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको पहले हटाने वाले ऑप्शन देखने हैं कि अगर हम हटा देंगे एक दो तीन ऑप्शनों को तो हमारा कैसे हमारा जो है काम बन सकता है। तो नेक्स्ट क्या कहता है ऑप्शन नंबर बी कि संपूर्ण जो क्षेत्रीय मामला है, संपूर्ण क्षेत्रीय आबादी का पूर्ण डीएनए जो है डीएनए प्रोफाइलिंग जो है कराई जानी चाहिए। पूर्ण डीएनए प्रोफाइलिंग कहाँ, क्या आप कितना आपको जो है आपके पास टाइम है कि आपके पास क्या पता आपको आबादी कितनी है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, तो आप कैसे इसकी डीएनए प्रोफाइलिंग करा पाएंगे? ना ही आपको अधिकार है किसी की निजता से खेलने का कि उसके डीएनए की आप प्रोफाइलिंग कराएं, निजता से आप नहीं खेल सकते हैं, तो आप एक अधिकारी के रूप में इस ऑप्शन को नहीं चुन सकते। दूसरी बात क्या है भाई कि चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे का डेटा माइन खंगालना, यानी कि जो सीसीटीवी हैं, क्या आपको पता है कि कोई आप क्षेत्राधिकारी में आपके क्षेत्र में सीसीटीवी लगे हैं कि नहीं लगे हैं? आपको इस बात की जानकारी, और क्या चेहरा पहचान स्कैन का प्रयोग करके क्या आपके पास कोई पोस्टर है? इसके बारे जो जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रहा है कि चेहरा पहचान स्कैन जो फेस रिकॉग्नाइजेशन जो है स्कैनर होता है उसका उपयोग कर लें। सीसीटीवी आपके क्षेत्र में सीसीटीवी लगे भी हो सकते हैं, नहीं भी लगे हो सकते हैं, इसलिए इसका जो है रिलेशन नहीं बैठ रहा है और ऑप्शन नंबर बी तो गलत के साथ और सी भी इसमें गलत है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, हिंसक आपराधिक इतिहास वाले सभी मौजूदा दोषियों से पूछताछ करनी चाहिए। देखो यहाँ पर बात है अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको सर्वोत्तम चुनना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक है कि हिंसक अपराध यानी कि जो आपके क्षेत्र में जितने भी आपको लगता है कि ये हिस्ट्री सीटर हैं तो इनको आप पकड़िए और उनसे पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन उनसे भी आपको नहीं पता चल पाएगा क्योंकि क्या कह रहा अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला है भाई। अ, तो आपको कहीं न कहीं आइडिया लेना पड़ेगा कि किस तरीके से ये हत्या हो रही हैं। कोई हत्या करके छुरा छोड़ देता है, कोई हत्या करके कंबल छोड़ देता है, कोई हत्या करके खाना खा के छोड़ देता है। इसका आपने मूवियों में देखा होगा कि सीरियल किलर पर आधारित कई मूवियाँ हमारे देश में बनी हैं। तो ऐसी स्थिति में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला के लिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो सर्वोत्तम है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सर्वोत्तम नहीं है। आपको ध्यान में रखना है, हमको सर्वोत्तम पहचानना है कि हम सर्वोत्तम प्राथमिकता किस ऑप्शन को दे रहे हैं। यह प्राथमिकता हमारी मानसिक अभिरुचि पर डिपेंड करती है कि आपने कितना उसको अच्छे से जज किया है या कितना अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है। आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप एक ग्रामीण 135 पे आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। आप पिछले 5 वर्षों में उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की अ, अ, विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है? पहली बात कि भाई फेरबदल के कारण आप जब जिस विभाग में हैं उसमें ट्रांसफर होना लाजमी है। तो ट्रांसफर होने से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका कर्तव्य जो प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए कि आपको जिस हाल में जैसी ड्यूटी मिलेगी आप उसको करेंगे और उनसे सीख लेते हुए उस अनुभव को भी दूसरे जो है केसों में साझा कर सकते हैं, पुलिस थानों में साझा कर सकते हैं, अपने जो है या जूनियरों के साथ साझा कर सकते हैं या सीनियरों के साथ साझा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो आपको क्या करना चाहिए भाई? स्थानांतरण की अनिच्छा, ऑप्शन नंबर क्या ए कहता है, स्थानांतरण को अनिच्छा से स्वीकार करना चाहिए। जल्द ही ग्रामीण स्टेशन पर वापस आने की उम्मीद।
क्या लगता है कि आप एक ही जगह पर काम करेंगे तो आपको व्यावहारिक अनुभव कैसे होगा, क्षेत्रों का अनुभव कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। अनिच्छा कह रहा है ना, एक्सट्रीम वर्ड है। अनिच्छा को स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है भाई, स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कह रहा है कि भाई जो ट्रांसफर है ना, आप करियर के एक विकास के हिस्से के रूप में देखिए और उसे स्वीकार करिए भाई। और खुद को शहरी चुनौतियों, क्योंकि शहरी चुनौती, अभी ग्रामीण क्षेत्र से गए आप वहाँ जाएंगे, माहौल में ढलेंगे। ऐसी स्थिति में आपको शहरी चुनौतियों को भी लिए तैयार रहना चाहिए कि शहरी शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की चुनौतियां हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ऑप्शन नंबर डी क्यों, ऑप्शन नंबर सी क्यों इसका गलत है, देखते हैं जरा। कि किसी अन्य ग्रामीण स्टेशन पर स्थानांतरण की मांग करनी चाहिए। किसी अन्य मतलब आप गांव में ही रहना चाहते हैं, आपका मन नहीं है, आप अपनी ड्यूटी के प्रति, आप केवल ड्यूटी तो करना चाहते हैं लेकिन आसान ड्यूटी करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में केसेस नहीं आते हैं, केस कम होते हैं। ऐसी स्थिति में आपका जो है, आप ड्यूटी के प्रति कर्तव्यशील नहीं है, अर्थात आप जो है अपनी पुलिस या अधिकारी के रूप में कर्तव्यशील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है इसका। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, स्थानांतरण रद्द करने का अनुरोध करना चाहिए और ग्रामीण स्टेशन में अपने कार्यों को उपलब्ध कराने का। यह मामला सारा शहरी को लेकर है और शहरी वाला ऑप्शन एक ही है इसमें। सब में ग्रामीण 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 की बात कही है। इस तरीके से भी ऑप्शनों को आप पहचान सकते हैं। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या कहता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर। आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है। ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट स्टेज में प्रवेश करता है और तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना में शिकार हो जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी देखा था और ये क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते हैं। तो ऑपरेशन से संबंधित कोई मुद्दा हो, आपकी ये आपका जो है, ये क्या बताता है आपको कि आपकी ड्यूटी प्राथमिकता है कि आपका परिवार प्राथमिकता है। कल हमने इसी पर बात की थी। तो आप देखते हैं क्या करेंगे आप, कि टीम के बीच ऑपरेशन की जिम्मेदारी के कार्यों को रणनीतिक रूप से बांटना चाहिए। ऑप्शन अच्छा है, ठीक है। निपुण सेकंड इन कमांड को पूरी तरीके से बागडोर समझ, यानी कि आप काम को छोड़ना चाहते हैं, आप बागडोर समझना, यानी कि कोई निपुण है। यानी कि ये कहने का मतलब क्या है कि जो बहुत बेहतर तरीके से इस बंधक ऑपरेशन को निपटा सकते हैं उनके अंडर में कर देना चाहिए। तो नहीं, हम अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं। हमने ट्रेनिंग के दौरान ऐसी जो है ट्रेनिंग ली कि हम बंधकों को कैसे छुड़ाएंगे, हम नहीं जा सकते। हम आप क्या हैं, हम एक एज ए अधिकारी के रूप में इसको देख रहे हैं, क्योंकि हम उसको लीड कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, पूरी तरीके से गलत है। तो पूरी तरीके से गलत है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए छोड़ा है हमने इसलिए क्योंकि हम लोग पहले देखते हैं कौन से गलत हो सकते हैं। ऑपरेशन सुलझाने समाप्त करने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। तो आप ऑपरेशन में हैं, आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो गया है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए नहीं, तुरंत बताना चाहिए, जिससे क्या होगा, दूसरे लोग उसको क्या करें, जो है अस्पताल वगैरह ले जाएं और आप अपने काम को बंधकों को निपटाते ही, या बंधकों का जो संकट है वो ऑपरेशन को निपटाते हुए ही क्या करें, आप तुरंत उसका, जैसे ही आपका ऑपरेशन कंप्लीट होगा आप अपने बच्चे के पास तुरंत पहुंचे। ऑप्शन नंबर सी भी इसका क्या है, गलत है। आइए बात करते हैं, अपने डिप्टी को परिचालन की रणनीति सौंपनी चाहिए लेकिन अधिकार अपने पास रखने चाहिए। तो अधिकार अपने पास रखने चाहिए आपके डिप्टी का, आप क्योंकि बंधक संकट ऑपरेशन है इसलिए मामला राष्ट्र प्रथम होता है। तो डिप्टी का परिचालन, मान लो डिप्टी भी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाता है अच्छी तरीके से, तो कैसे काम बनेगा। डिप्टी को उतना अनुभव नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि बंधक संकट, और आप माहिर हैं बंधक संकट ऑपरेशन, कई बार आप करा चुके हैं। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत होगा। यहाँ सोचने वाली बात होती है, टीमों के बीच ऑपरेशन की जिम्मेदारी को, कार्यों को रणनीतिक रूप से बांटना ही क्या होगा। यहाँ पर बात यही है कि आपको दो, यहाँ पर सामंजस्य यानी कि संशय की स्थिति दी गई। एक तरफ तो आपका बच्चा है और एक तरफ बंधक संकट है, इसलिए यहाँ पर बंधक हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हुआ है, उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करवाया जाना चाहिए और आप अपने बंधकों को छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। आपकी ड्यूटी प्रथम रहेगी, बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। आइए बात करते हैं जरा नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं हम लोग। 137 है पहचान की चोरी और प्रतिरूपण। तो पहचान की चोरी और प्रतिरूपण क्या होता है? अपराधों की जांच करते समय आपको यानी आइडेंटिटी की चोरी कर रहे हैं। आज के समय में ऐसा फ्रॉड हो रहा है कि आपका क्लोन अंगूठा लेते हैं, आपका फेस बना लेते हैं, है ना? तो ये क्या करते हैं, आपकी चोरी कर रहे हैं। तो आप ऐसे क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग ऐसे ऑप्शन को देखेंगे कि जो है इसमें हटाए जा सके। बैंक जान यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को देखिए, बैंक जानकारी निकालने के लिए पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी होने का नाटक करके कॉल करनी चाहिए? नहीं, आपको पहचान करनी है। तो नाटक करना चाहिए, तो नाटक आप जो है इसमें नहीं कर सकते। ये बहुत सेंसिटिव मामला है, पहचान की चोरी हुई है, उसके निजता का अधिकार का हनन हुआ है। ऐसी स्थिति में किसी के निजता का अधिकार का हनन होगा तो आप नाटक करके कॉल नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड है। डार्क वेब पर आपराधिक खरीदारों के रूप में अभिनय करके एथिकल हैकिंग जाल को स्थापित करना चाहिए। यहाँ पर डार्क वेब की बात नहीं की गई है। डार्क वेब ऐसी वेब होती हैं जो हमें आम प्लेटफॉर्मों पर नहीं दिखाई देती है, जैसे गूगल पर नहीं दिखाई देंगी आपको, आपको क्रोम पर नहीं दिखाई देंगी। ये छिपी हुई होती हैं, इनके लिए विशेष जो है सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर ये चलाई जा सकती हैं। तो डार्क वेब जो है ये इसमें शामिल नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, किसी भी पुनर्प्राप्ति फिशिंग किट को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करें। मतलब पहचान की चोरी हुई है तो आप क्या अदालत से मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए? अदालत से मंजूरी प्राप्त करेंगे तब तक कई और सारे धोखाधड़ी हो चुकी होंगी, क्योंकि हमारे देश में न्याय प्रक्रिया थोड़ी सी लेट होती है लेकिन न्याय मिलता जरूर है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाता है। तो टूल वारंट यानी आप किसी टूल का प्रयोग करेंगे, संदिग्धों को खोजेंगे, उनकी आईटी संपत्तियों का, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर हैं। यहाँ पर आईटी संपत्तियों का विश्लेषण, आप आईटी का वो जहाँ पर मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे, यहाँ पर या आईटी संपत्ति यहाँ देख सकते हैं ना, एनालाइज आईटी एसेट ऑफ सस्पेक्ट सर्च्ड अंडर वारंट्स और टूल। आप ऐसे टूलों को तैयार करेंगे जिनसे इनकी पहचान की चोरी करने वाले लोगों का पता लगाया जा सके। ऑप्शन नंबर, जिसका जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसका आप वैसे ही जवाब दोगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं के को समान संपत्ति के अधिकारों से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। अधिकारी के रूप में विधवा, दोबारा पढ़ लेते हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए भाई ऐसी स्थिति में? मतलब मामला यह है कि भारत में धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर जो है कुछ महिलाएं, जैसे महिला विधवाएं, उनको हिस्सा नहीं दिया जाना चाहिए, तलाकशुदा महिलाएं, उनको हिस्सा नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई? तो आपका पहला कर्तव्य क्या होगा? यदि सामुदायिक मानदंड लंबे समय से स्वीकृत हैं तो मामले को तुरंत खारिज करना चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 2005 के जो है केस में कि संपत्ति का अधिकार, महिलाओं को भी समान संपत्ति का अधिकार है, और राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका था, आपको आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है कि मानदंडों को हम समुदाय में, समुदाय के मानदंड क्या संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार नहीं है? क्या लीगल अधिकार नहीं है? आर्टिकल 300 का में रखा गया है, आर्टिकल 300 ए में रखा गया है, ठीक है? तो आप वो एक वैधानिक अधिकार है, इसके लिए वो लड़ सकती हैं। इसलिए समुदाय के मानदंड जरूरी नहीं होते हैं। हाँ, भारत में चलता है ऐसा, आप सबने जानता है, लेकिन जहाँ हम संवैधानिक बात करते हैं तो ऐसी स्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, देरी को कम करने के लिए मामलों को फास्ट ट्रैक अदालतों में भेजना चाहिए। देखो, फास्ट ट्रैक अदालत, आप पुलिस अधिकारी हैं, मामला अदालत का नहीं है, आपके पास मामला आया तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? तो आप जो है, पहली बात तो यह है कि फास्ट ट्रैक अदालतों में वो महिलाएं ले जाएंगी, ना कि आप ले जाएंगे। आप पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, लैंगिक अधिकारों पर जिला जागरूकता अभियान चलाने के लिए मदद करनी चाहिए। हाँ जी, आप लैंगिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बता सकते हैं, महिलाओं के अधिकारों को बता सकते हैं, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं, जो छोड़ी गई महिलाएं, उनको भी समान संपत्ति का अधिकार है।
ऐसे अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आपको यह कदम उठाना चाहिए। यही आपका एक बहुत महत्वपूर्ण जो है बेस्ट ऑप्शन है इसमें। अनुचित लास्ट नंबर डी ऑप्शन कहता है कि भाई जो है डी नंबर कहता है ऑप्शन नंबर डी, अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। तो अनुचित पारंपरिक रीति रिवाज, तो क्या आप कह सकते हो कि कौन सी रीति रिवाज अनुचित है या कौन सी रीति रिवाज अनुचित नहीं है? तो देखो, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, क्योंकि अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही नहीं था इसमें। और सी सही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि क्योंकि कानून के मामले की बात की जा रही है और आप एक कानून, तो यही है, अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले, यानी कि जो अब पीछे जा चुके हैं, आप नए दौर में हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। माफ कीजिएगा, लैंगिक अधिकारों पर जिला जागरूकता अभियान चलाने वाला जो ऑप्शन नंबर सी था वो गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कहता है अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इस राज्य ने ऐसे कर दिया है, इस राज्य ने ऐसे कर दिया है, तो आप अभी भी पारंपरिक रीति रिवाजों पर नहीं चल सकते, क्योंकि यह एक आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 है। 139 क्या कहता है भाई? तो 139 कहता है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराध समझे जाने की शिकायत करती हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, कुछ जनजाति गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती है, यानी कुछ जनजातियों को अपराधी मान लिया जाता है। कह रहे हैं कि ये जनजातियां आपसे शिकायत कर रही हैं, आप अधिकारी हैं, आपसे शिकायत कर रही हैं, आपको बार बार समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से खत्म कर देता है वो कॉमा देकर, और कुछ जनजातियों को जो है समझने की बात कर रहा है, कुछ जनजातियों को अपराधी के रूप में। तो आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, बलात् कबूलनामे की निगरानी के लिए शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ठीक लगता है, लेकिन अभी हम इस पर थोड़ा छोड़ रहे हैं, इसको ऑप्शन नंबर ए को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि क्या कह रहा है, बलात् जबरन कबूलनामा, तो जबरन कबूलनामा आपसे करवाया जाता है, तो यहाँ पर जबरन कबूलनामा, तो थोड़ा देख लेते हैं इसको, अभी ये ऑप्शन नंबर ए छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, वंचित जनजातियों के अधिकारों को लागू नियुक्त करते हुए विविधता कोटा लागू करना चाहिए। यहाँ पर कुछ कोटे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जनजातियों को अपराधी समझे जाने की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। सहभागिता का दृष्टिकोण पुनः व्यवस्थित स्थापित करने के लिए समुदायों के साथ बैठक करनी चाहिए। तो चलिए, तो सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः, क्वेश्चन अच्छा है और ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित करने के लिए समुदायों के साथ बैठक करनी चाहिए या कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को भी छोड़ रहे हैं अभी तो थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, पारंपरिक मान्यताओं को जीवित करने के लिए बड़े पैमाने पर परामर्श कार्यक्रम लागू करने चाहिए। नहीं, पारंपरिक मान्यता है कि हमको अपराधी समझा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। बलात्, अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, देखते हैं क्या कहना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए, बलात् कबूलनामे की निगरानी के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। तो पहले शिकायत की जा रही है, शिकायत प्रकोष्ठ होना चाहिए, आप अपराधी ना समझे जाएं, इसलिए आप बार बार शिकायत करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन नंबर सी कहता है, तो ऑप्शन नंबर ए को फिर छोड़ रहे हैं दोबारा से। ऑप्शन नंबर सी कहता है सहभागिता दृष्टिकोण को, क्योंकि मेरे पास कोई आंसर की नहीं है एक्चुअल में, इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी ऑप्शन मानेगा वो बोर्ड मानेगा, और जितने भी कोचिंग वाले हैं उनके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, उनकी क्लासों की अलग हो सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो भी ऑप्शन आपका होगा वो 100% श्योर होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने शायद जो है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना है कि क्या कहना चाहता है और क्या यहाँ पर करना चाहता है। बलात् कबूलनामे की स्वीकृति के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। हो सकता है एक ऑप्शन सहभागिता दृष्टिकोण वैसे समुदायों के साथ जो है
बैठक करनी चाहिए। नहीं, सहभागिता का दृष्टिकोण नहीं है, अपराधी आपको समझा जा रहा है इसलिए आप शिकायत प्रकोष्ठ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही होगा। चाहता तो मैं आपको पहले ही जवाब देता, लेकिन मैंने आपको 2-3 बार इसलिए पढ़ा कि आपको लगना चाहिए कि भाई क्या हो सकता है। अधिकांश जो भी 18 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में देकर आए होंगे, इसको अच्छे से नहीं पढ़ा होगा और गलत करने के चांस ज़्यादा रहे होंगे। इसलिए कि आपसे जबरन कबूलनामा करवा लिया जाता है, अपराधी समझा जाता है और आपको जो है पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बार-बार शिकायत करनी पड़ेगी, जिससे आपका जो जनजातियाँ अपराधी ना समझी जाएँ। आइए नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 140। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक जांच में शामिल हैं। जब आप जांच में शामिल हैं तो निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का क्या नाम है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना पड़ता है। देखो, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन इसमें अंग्रेजी की सहायता लेंगे। जब भी आप न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ में आप क्या देखते हो कि पुलिस 90 दिन के अंदर अपनी चार्जशीट दायर करती है। क्या दायर करती है? चार्जशीट। तो बेल एप्लीकेशन, भाई बेल एप्लीकेशन वकील देगा, आप नहीं दे सकते। आप यदि हिंदी हिंदी देख रहे थे तो ऑप्शन आपका गलत होना था। यदि आपने थोड़ा सा अंग्रेजी पर कॉन्सेंट्रेट किया होता तो आपका जो ऑप्शन बन जाता। तो बेल एप्लीकेशन आप नहीं दे सकते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत। आरोप पत्र, यही है। आरोप पत्र को हम अंग्रेजी में कहते हैं चार्जशीट, और ये 90 दिन के अंदर आपको पेश करनी पड़ती है। और ये किसी भी कार्रवाई के लिए अंतिम होता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला कोर्ट कोई भी आदेश देगा कि आप 90 दिन के अंदर चार्जशीट पेश करिए, आरोपी को साबित करिए। तो आरोप पत्र इसमें बिल्कुल। गिरफ्तारी वारंट, भाई जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होता है ना। गिरफ्तारी का वारंट तो हम वैसे ही पेश कर सकते हैं, हमें गिरफ्तारी का वारंट है। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा, गलत होगा। और जो है ऑप्शन सी भी क्या है, बी, जिसमें ए गलत हो गया, इसमें सी गलत हो गया। डी तो फर्स्ट प्रथम एफआईआर के बारे में बात कर रहा है, प्रथम सूचना रिपोर्ट की बात करता है। और ये आप जानते हैं कि आप कोई तहरीर देने जाते हैं, आप किसी के नाम पर रिपोर्ट करने जाते हैं, किसी थाने में जाते हैं, तो उसको हम एफआईआर कहते हैं। आपको बहुत ध्यान से समझना है। और क्वेश्चन की क्या मांग है, आपने उसकी अंग्रेजी को कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपका जो पेपर चेक होगा वो अंग्रेजी मॉड्यूल के आधार पर चेक होगा। नंबर बनेंगे वो आपके अंग्रेजी मॉड्यूल के आधार पर बनेंगे। कोई केस बनेगा तो वो अंग्रेजी को प्राथमिकता देगा। तो आपको थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 141, 141। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? सामुदायिक पुलिसिंग, एक तो आपको यही टर्म समझना होगा कि ये जो है सामुदायिक पुलिसिंग एक्चुअल में क्या होती है। तो सामुदायिक पुलिसिंग क्या होती है भाई, देखते हैं जरा। अ, सामुदायिक पुलिसिंग, चलिए, सामुदायिक पुलिसिंग का मतलब है सहभागी, समुदाय में रहकर सहभागिता को बढ़ाते रहना। चलिए अब क्या कहता है, सबसे अधिक आप पहलू आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है, आपको प्रभावित करता है। तो समुदाय, ऑप्शन नंबर ए कहता है समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया करना। ऑप्शन ठीक है। समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ तालमेल बनाना। ऑप्शन नंबर बी गलत है। यहाँ समुदाय की बात, क्योंकि यहाँ सामुदायिक पुलिसिंग की बात की जा रही है, ना कि समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास का तालमेल, वो अलग बात है। लेकिन ऑप्शन के क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो है सामुदायिक पुलिसिंग को देखना है। नेक्स्ट क्या है, निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरे जैसी, तो नहीं। और ड्रोन और किस नहीं, सामुदायिक पुलिसिंग की बात कर रहा है, ना कि निगरानी और ड्रोन जैसे, ये तकनीकी की बात कर रहा है। आपसे कहता है सामुदायिक पुलिसिंग में तकनीकी, तो यहाँ ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होता। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, अपराधों को रोकने के लिए पुलिस की दृश्यता और गश्त को बढ़ाना। यहाँ पर सामुदायिक पुलिसिंग की बात कर रहा है जब भी, क्योंकि इसमें किसी भी ऑप्शन बी सी डी में किसी में भी समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थिति पर त्वरित कुशलता से प्रतिक्रिया करना, यही आपको सर्वाधिक प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट होगा। आइए बात करते हैं ऑप्शन नंबर 143 की। तो 143 क्या कहता है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। देखो आप लोग, मैंने कहा था ना,
उत्तर प्रदेश पुलिस करंट से जोड़ती है हर चीज़ को, और इसमें एक भी ऐसा पुलिस से संबंधित मुद्दा नहीं है जो करंट से जुड़ा ना हो। एलजीबीटी समुदाय आ गया आपका, और ये एलजीबीटी समुदाय 2018 से मांग कर रहे हैं कि हमें विवाह का अधिकार दिया जाए, हम समाज में आए। इनको थर्ड जेंडर का अधिकार दे ही दिया गया था। इनको जो है एलजीबीटी मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर, इस तरीके से जो एलजीबीटी क्यू प्लस होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। और इनके अधिकार भी समान अधिकार है। इनको अभी विवाह का अधिकार नहीं है। साथ रहने का अधिकार तो इनको मिल ही चुका है, लेकिन इनको अभी विवाह का अधिकार नहीं दिया गया है। तो क्या कहता है, कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत एलजीबीटीक्यू अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों में जो है संशोधनों की मांग करते हैं। ध्यान रखना, हमारा देश एक धार्मिक देश है। यहाँ पर एलजीबीटीक्यू समुदायों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, आप ध्यान रखिए। और क्योंकि ये भी क्या है, ये भी मानव है, इसीलिए भी इनके भी कुछ अधिकार हैं। तो इनके भी एक्टिविस्ट होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। तो क्या करना है आपको, क्या करना चाहिए, मानवाधिकार आयोग में सीधे नियुक्त होने वाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहिए। आप क्यों करेंगे, आप बिल्कुल नियुक्त नहीं कर सकते। तो ऑप्शन जो है आपका पहला गलत हो जाता है। ठीक है, हिंसा की धमकी देने वाले कट्टरपंथी, हिंसा की कोई बात नहीं कही गई है। पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग कर रहे हैं भैया, मांग कर रहे हैं। चलिए, तो जो मांग कर रहे हैं, तो मांग तो कोई भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो गया। हिंसा की धमकी देने वाले कट्टरपंथी निरोधन में गिरफ्तारी करनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक सिद्धांतों मान्यताओं में सामंजस्य बिठाने के लिए सामुदायिकों की बैठक आयोजित की गई। ये भी ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि धार्मिक सिद्धांतों की यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। यहाँ पर तो वो कह रहा है कि भाई कानूनों में संशोधन करना चाहिए, जिससे एलजीबीटी जो समुदाय के जो अधिकार हैं उनको कायम रखा जा सके। तो क्या होगा, समावेशन जीवन शैली। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर इसमें जो है, आप जो है इसका इंग्लिश में देखिए जरा, लीड लोकलाइज्ड अवेयरनेस कैंपेन एम्पावरिंग इंक्लूसिव लाइफस्टाइल। तो यहाँ बिल्कुल सही है। आपने देखा था कि हमारे देश में 2018 के बाद से एलजीबीटीक्यू समुदाय ने तमाम बड़े जो है प्रोटेस्ट किए हैं, और वह चाहते हैं कि एलजीबीटीक्यू के जो अधिकार हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाए। उनको जो महत्व नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे कि समलैंगिकता का अधिकार नहीं मिल पा रहा था उनको, तो समलैंगिकता का अधिकार 377 के तहत दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन को आप अच्छे से पहचानें कि भाई ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप जो है नेतृत्व कर सकते हैं। तो बता सकते हैं कि भाई एलजीबीटी क्योंकि उनको रहने का अधिकार, उनको निजता का अधिकार, उनको विवाह का अधिकार होना भी चाहिए। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जो भी निर्देश दिए गए आप उसे अनुरूप काम करेंगे, आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप हमारे जो वीडियो यदि आपको पसंद आती हो, विश्लेषण पसंद आता हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, आपको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, क्योंकि ये 8 क्वेश्चन आपको मेरिट लिस्ट में टांग सकते हैं। हो सकता है कि रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आए, हो सकता है मैथ का क्वेश्चन नहीं आए, हो सकता है हिंदी का नहीं आए, जीएस का नहीं आए। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि यदि आप थोड़ा सा सोच लेंगे, यदि आपने अखबार वगैरह पढ़ा होगा, तो जो है आप इनको निकाल सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जिनकी लेंथ पढ़ने की नहीं है, उनके लिए कठिन होगा। लेकिन यदि अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। इसलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।